नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले स्वर वर्ण आते हैं, फिर व्यंजन वर्ण आते हैं। अब स्वर वर्ण कौन से होते हैं? तो आ से लेके अ तक जितने भी वर्ण होंगे वो कौन से वर्ण कहलाएंगे? स्वर वर्ण कहलाएंगे। और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बाद आते हैं व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण में भी सबसे पहले कौन से आते हैं? स्पर्श व्यंजन आते हैं। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो का से लेके माँ तक होते हैं। दूसरे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कहाँ से होते हैं? या से लेकर बा तक। ऊष्म व्यंजन में सा से लेके हा तक होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वर्णमाला की परिभाषा से। तो कुछ परीक्षा में पूछा भी गया है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। तो वहाँ से आपसे पूछ लेंगे, ऑप्शन दे देंगे, तो आपको वर्णमाला पर टिक करके आना है। या कभी आपसे पूछ लिया जाए कि वर्णमाला की परिभाषा क्या है या वर्णमाला किन्हें कहते हैं, तो आपको फिर ये परिभाषा जिस भी ऑप्शन में होगी तो उस पर आपको टिक करके आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वर वर्ण के बारे में जानते हैं। पहले हम वर्णों के भेद के बारे में जानते हैं। तो वर्ण के भेद की यदि बात की जाए तो वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के भेद 3 होते हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के भेद 3 होते हैं। सबसे पहले स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, तीसरा कौन सा होता है? आयोगवा वर्ण। तो पहले स्वर वर्ण की अगर बात की जाए तो स्वर वर्ण हमने बताया है कि आ से लेके अ तक। और जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो होते हैं का से लेके हा तक। और अयोगवा वर्ण कौन कौन से होते हैं? अयोगवा वर्ण अंग और आह, जिसे अनुस्वार बोला जाता है, इसे विसर्ग बोला जाता है। तो ये वर्ण के भेद होते हैं। कुछ किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, लेकिन वो गलत है। वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्कूल लेवल पर अगर बात की जाए तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पर देखा जाए तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 3 भेद होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात की जाए स्वर वर्ण की। तो अगर स्वर वर्ण की बात की जाए तो स्वर वर्ण किन्हें कहा जाता है? तो स्वर वर्ण हम उन्हें कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता की जरूरत न पड़े, मतलब स्वतंत्र पूर्वक उच्चारण करते हैं जिन वर्णों का, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। अब स्वर वर्ण होते कौन कौन से हैं? तो अगर बात की जाए तो स्वर वर्ण हमारे ये 11 होते हैं। ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ और औ। ये इतने हमारे स्वर वर्ण होते हैं। इनको काउंट करके देखते हैं कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा अगला पॉइंट ही यही है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो स्वर वर्ण की हिंदी में संख्या अगर पूछी जाए तो हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। अगर वह आपसे पूछे कि संस्कृत में, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो स्वर वर्ण की संस्कृत में संख्या होती है 13। कौन कौन सी होती है? कौन कौन से 2 वर्ण इसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं? तो इसमें एक बड़ी री आ जाती है और इसमें एक ली आ जाती है। तो ये इसमें 2 स्वर वर्ण जुड़ जाते हैं संस्कृत में। इस वजह से संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या 13 है। स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। तो यहाँ से आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये ध्यान रखने वाली बात है इसकी परिभाषा और इनकी संख्या हिंदी में और संस्कृत में कितनी होती हैं। और अगर संस्कृत में 13 होती हैं तो इसमें कौन 2 एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इन चारों भेद के बारे में। तो स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा मात्रा उच्चारण समय के आधार पर। दूसरा होता है हमारे ओंठों की आकृति के आधार पर, ओंठ की आकृति के आधार पर। तीसरा होता है हमारी जीभ की आकृति के आधार पर। और चौथा हमारा होता है मुख आकृति, मतलब मुंह की आकृति के आधार पर। तो इनके भी
भेद होते हैं, तो इसमें पहले अपन डिटेल में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले मात्रा उच्चारण समय के आधार पर देखते हैं। तो मात्रा उच्चारण समय के आधार पर अगर बात की जाए, मात्रा उच्चारण समय के आधार पर बात अगर की जाए तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला हमारा हास्य स्वर होता है, दूसरा हमारा दीर्घ स्वर होता है, तीसरा हमारा प्लुत स्वर होता है। तो जो हास्य स्वर होता है, हास्य स्वर का दूसरा नाम होता है एकमात्रिक, इसका और भी तीसरा नाम होता है मूल स्वर, और इसका एक अन्य नाम होता है लघु स्वर। अब इन्हें हास्य स्वर क्यों कहा जाता है? तो हास्य स्वर इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें कम समय लगता है। इनमें अगर 1 सेकंड का समय लग रहा है तो इनमें कितना समय लगेगा? इनमें 2 सेकंड का समय लगेगा, और इसमें प्लस स्वर में 3 सेकंड का समय लगेगा। हास्य स्वर का दूसरा नाम होता है, अन्य नाम होता है एकमात्रिक, इसका मूल स्वर, और इन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है। इसी प्रकार दीर्घ स्वर के भी कुछ अन्य नाम होते हैं। तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक बोला जाता है, और संधि और संयुक्त स्वर, संधि और संयुक्त स्वर क्यों बोला जाता है इसको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फिर इसका एक अन्य नाम है बड़े स्वर, भी इन्हें कहा जाता है। प्लुत स्वर के भी इसी प्रकार से कुछ अन्य नाम है। प्लुत स्वर का जो अन्य नाम है, एक त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है इन्हें, विशाल स्वर कहा जाता है इन्हें, पवित्र स्वर भी कहा जाता है। अब अगर बात की जाए तो हास्य स्वर होते कौन कौन से हैं? तो जो स्वर जिनके साथ कोई मात्रा नहीं लगी है वह स्वर कौन से कहलाएंगे? वह हास्य स्वर कहलाएंगे। अगर हास्य स्वर की संख्या की बात की जाए, या पूछा जाता है ये कि संख्या कितनी होती है हास्य स्वर की, तो हास्य स्वर की 4 संख्या है। दीर्घ स्वर की कितनी संख्या? दीर्घ स्वर की 7 होते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। अब दीर्घ स्वर में आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से होते हैं। तो याद करने के लिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जिनके साथ मात्रा लगी है तो वो तो होते ही होते हैं, बस इसमें एक एड़ी एक्स्ट्रा होती है। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जिनके साथ मात्रा लगी है वो तो होते ही होते हैं, और एक इसमें से आई एक्स्ट्रा होता है जो कि आपको याद रखना है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 7 होती है। फिर अब बात की जाए प्लुत स्वर, ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज की परीक्षाओं को देखते हुए ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से तो प्रश्न पहली परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन आज के समय के जो लेवल है वहां से वो प्रश्न पूछ रहे हैं इससे प्लुत स्वर से। क्यों प्लुत स्वर से सब प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि प्लुत स्वर को हिंदी में कंसीडर नहीं किया जाता है। इसको हिंदी में कंसीडर नहीं किया जाता है, प्लुत स्वर को कंसीडर किया गया है संस्कृत में। इसको किस में माना गया है? संस्कृत में। लेकिन प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, और अधिक प्रश्न भी, मतलब काफी सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो यहाँ से प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं? तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि मात्रा समय उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो सबसे पहला 3। दूसरा क्या प्रश्न पूछा जाएगा आपसे? दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, 3 आपने इसमें टिक लगा दिया। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, तीसरा स्वर का मात्रा उच्चारण समय के आधार पर तीसरा भेद कौन सा होता है? तो तीसरा भेद होता है प्लुत स्वर। तीसरा भेद कौन सा होता है? तीसरा भेद होता है प्लुत स्वर। और क्या प्रश्न पूछा जाएगा? प्लुत स्वर होता कौन सा है? तो प्लुत स्वर ओम। ओम की एक यह भी वर्तनी है जो कि पूछी जा सकती है प्रश्न में आपसे। और इसमें तीसरा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर से अधिक किस स्वर में समय ज्यादा लगता है? दीर्घ स्वर से अधिक किस स्वर में समय लगता है? तो उसमें उत्तर आपका क्या होगा? प्लुत स्वर। ये कुछ प्रश्न होते हैं जो प्लुत स्वर से पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। कुछ किताबों में आपको मिलेगा कि मात्रा उच्चारण समय के आधार पर सिर्फ 2 भेद हैं कुछ किताबों में, लेकिन उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 3 पर ही टिक करके आना है। क्योंकि एक यूपी ट्रिपल एस सी के वीडियो की परीक्षा में पूछा गया है कि मात्रा उच्चारण समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। उसमें ऑप्शन दिया था 2 भी, 3 भी, और 4 भी, और 5 भी, जिसमें से सही किसको माना गया है? सही 3 को माना गया है। तो इस वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किताबों में भले आपको लिखा मिलेगा 2, लेकिन 2 इसका सही उत्तर नहीं है, आपको 3 पर टिक करके आना है। 3 ही इसका सही उत्तर
है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसके बारे में जानते हैं, संधि और संयुक्त स्वर इन्हें क्यों कहा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इन्हें संधि और संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर को संधि और संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है। तो दीर्घ स्वर को संधि और संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो वर्णों से, दो स्वरों से मिलके बने हुए हैं। तो जो एक जैसे दो स्वरों से मिलके बनते हैं उन्हें हम सजातीय कहते हैं, उन्हें हम सजातीय कहते हैं। जो एक जैसे वर्णों से मिलके बने हैं उन्हें हम सजातीय कहते हैं, और जो अलग अलग वर्ण से मिलके बने हैं, जैसे ये है, तो ये अलग अलग वर्णों से मिलके बना है, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, विजातीय और विषम जातीय, और विषम जातीय इन्हें कहा जाता है। तो सजातीय कौन कौन से होते हैं, सजातीय छोटा, बड़ा और ऊ। इन्हें सजातीय क्यों कहा जाता है, इन्हें सजातीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक जैसे स्वरों से मिलके बने हैं, इस वजह से इन्हें सजातीय कहा जाता है। और इन्हें विजातीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अलग अलग स्वरों से मिलके बने हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि इन्हें संधि और संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओठ की आकृति के आधार पर, तो अगर ओठ की आकृति के आधार पर बात की जाए तो स्वर के कितने भेद होते हैं। ओठ की आकृति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। कितने, दो, क्योंकि ओठ की आकृति दो बनती है, या तो वृत्ताकार बनेगी या वृत्ताकार से हटके बनेगी। तो एक तो ये बनती है, एक वृत्ताकार नहीं बनेगी। तो एक वृत्ताकार बनेगी, एक वृत्ताकार नहीं बनेगी। उसी आधार पर यहाँ इसके दो भेद होते हैं। सबसे पहले होता है वृत्ताकार। तो वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं, चार। ओठ की आकृति पर अगर बात की जाए तो पहला होता है वृत्ताकार, दूसरा होता है आवृत्ताकार। तो वृत्ताकार में अगर बात की जाए तो वृत्ताकार में कितने होते हैं, वृत्ताकार में चार होते हैं, 1 2 3 4, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। और आवृत्ताकार में कितने होते हैं, आवृत्ताकार में 7 होते हैं। तो इन 7 को आपको याद रखना है। तो आप अगर इनका उच्चारण, अब जैसे याद करने में अगर आपको समस्या जा रही है तो आप आ से, पहले तो आपको पता है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, आ से लेके आओ तक, मैंने पिछली स्लाइड में बताया है। तो ये स्वर वर्ण होते हैं। तो जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो जिस वर्ण के उच्चारण में अगर वृत्ताकार मतलब एक गोल आकृति बन रही है आपके ओठों की, तो वो किस में जाएंगे, वृत्ताकार में। अगर ओठ की आकृति नहीं बन रही है तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे, आवृत्ताकार में। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा भेद है जीभ की आकृति पर। तो अगर जीभ की आकृति पर देखा जाए तो जीभ की आकृति पर स्वर के कितने भेद होते हैं, जीभ की आकृति पर स्वर के 3 भेद होते हैं। अगर जीभ की आकृति की बात अगर की जाए तो हमारी जीभ कैसी होती है, हमारी जीभ इस प्रकार से होती है। तो जीभ के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है ये आगे का हिस्सा, इसे बोला जाता है अग्र। एक होता है ये बीच वाला हिस्सा, इसे बोला जाता है मध्य। और एक होता है ये पीछे का हिस्सा, इसे बोला जाता है पश्च। तो जब हम उच्चारण करेंगे और जीभ का आगे वाला हिस्सा स्वर वर्णों का उच्चारण करेंगे, जीभ का आगे वाला हिस्सा उपयोग होगा, तो वो सारे कौन से स्वर कहलाएंगे, अग्र स्वर कहलाएंगे। और अगर बीच की जीभ का उपयोग होगा तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, मध्य स्वर कहलाएंगे। वो अगर जीभ उच्चारण करते समय अगर जीभ का पीछे का हिस्सा उपयोग हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, पश्च स्वर कहेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा है अग्रस्वर। अग्रस्वर कितने होते हैं, अग्रस्वर 5 हो रहे हैं। इनका उच्चारण करके देखते हैं। तो ई, री, ए, आई। तो जब आपने इनका उच्चारण किया होगा तो उसमें आपकी जो जीभ है, जो जीभा आपकी है, तो उसमें आपकी जीभा का कौन सा भाग उपयोग हुआ है, तो आपका आगे वाला भाग उपयोग हुआ है। इस वजह से ये कौन से स्वर कहलाते हैं, अग्र स्वर कहलाते हैं। दूसरा की बात की जाए मध्य स्वर, तो मध्य स्वर में छोटा आ आता है। अगर आप इसका उच्चारण करके देखेंगे आ, तो आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो बीच में जीभ में आपका ये इस प्रकार से कर्व बनेगा। इस वजह से ये आ जो होता है वो मध्य स्वर कहलाता है। मध्य स्वर कितने होते हैं, मध्य स्वर 1 होते हैं, उसमें सिर्फ छोटा आ ही आता है। पश्च स्वर की बात की जाए तो पश्च स्वर कितने होते हैं, पश्च स्वर 5 होते हैं। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, पश्च स्वर 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ, उ। जब आप उच्चारण करेंगे इनका तो जीभ का पीछे का हिस्सा उपयोग में आएगा जब आप इनका उच्चारण करेंगे तब।
तो आई होप आप यहाँ भी समझ गए होंगे कि जीभ की आकृति के आधार पर कितने होते हैं भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला होता है अग्र, मध्य और पश्च। अग्र समझ गए होंगे, मध्य समझ गए होंगे और पश्च स्वर समझ गए होंगे, स्वर समझ गए होंगे। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप इनका उच्चारण करके भी देख सकते हैं। फिर अगला और आखिरी, चलिए बात करते हैं मुख आकृति के आधार पर। यह स्वर का आखिरी भेद है। तो मुख आकृति के आधार पर अगर स्वर के भेद देखें तो स्वर के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं मुख आकृति के आधार पर। पहला कौन सा होता है? समृत स्वर होता है, दूसरा विव्रत स्वर होता है, तीसरा अर्ध समृत होता है, चौथा अर्ध विव्रत होता है। तो समृत किन्हें कहा जाता है? तो जब हम उच्चारण करेंगे स्वरों का, तो आ से लेकर जब हम अ तक, आ से लेकर अ तक जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख की 4 आकृति बनेगी। पहली कैसी बनेगी? समृत। समृत का मतलब होता है कम। समृत का मतलब होता है कम, और इसका अर्थ, विव्रत का अर्थ होता है ज्यादा। अर्ध समृत का अर्थ होता है आधा। अर्ध समृत का अर्थ होता है आधा, और अर्ध विव्रत का अर्थ होता है आधे से ज्यादा। अब आपको याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो अगर आप इन वर्णों का उच्चारण करके देखें, समृत स्वर में कितने होते हैं? 5 स्वर होते हैं। अगर आप इनका उच्चारण करके देखेंगे तो इसमें ये नहीं होता है, गलत लिखा है। तो इसमें अगर आप देखें समृत स्वर में, समृत स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? उ, उ। जब आप इनका उच्चारण करेंगे, इन वर्णों का जब आप उच्चारण करेंगे तो आप देखें तो आपका मुंह सबसे कम खुलेगा। तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? समृत स्वर कहा जाता है। विव्रत स्वर कौन से कहलाते हैं? विव्रत स्वर जब हम इस वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुख सबसे ज्यादा खुलेगा। इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा है? विव्रत। तो विव्रत मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो जब हमारा मुंह ज्यादा खुलेगा तो वह विव्रत स्वर कहलाएगा। अर्ध समृत की बात की जाए तो आधा मुंह खुलेगा, आ, ए, ओ। तो जब आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपका आधा मुंह खुलेगा, और जब आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपका मुंह आधे से ज्यादा खुलेगा। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अर्ध विव्रत कहा जाता है। तो यहाँ से आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसका समृत का अर्थ होता है कम, विव्रत का अर्थ होता है ज्यादा, अर्ध समृत का अर्थ होता है आधा, और अर्ध विव्रत का अर्थ होता है आधे से ज्यादा।